प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण, नेचर ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो हमें पता होना चाहिए कि पहला जो कंपनी अधिनियम 1956 था, उसकी जगह रिप्लेस करके कौन सा लाया गया है 2013, कंपनी अधिनियम 2013। नए अधिनियम के हेतु इसके नए अधिनियम के हेतु विधेयक जो बिल जो पास हुआ था लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 के पारित किया गया था। ठीक है, लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया था। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 29 अगस्त कब राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 में क्या कर दिया, अपनी सहमति प्रदान की और ये विधेयक अधिनियम बन गया। अब ये विधेयक बनने के बाद में ये लागू हो गया देश पे, संपूर्ण भारत में अधिनियम 2013 लागू हो गया। अब इसकी जो मुख्य जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। अधिनियमन, इनेक्टमेंट, वही बात है, इम्पोर्टेंट डेट है। ये तीन डेट है, तीन डेट को आपको याद करना है। कभी कभी 2 नंबर के एग्ज़ाम में 2 नंबर की जो प्रश्न आता है उसको वो डेट पूछ ली जाती है कि राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ और राष्ट्रपति ने इसे कब अपनी सहमति दी। तो 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को, और राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति कब दी, 29 अगस्त 2013 को। ये इसकी डेट थी जो हमें याद रखनी चाहिए। फिर इसके बारे में विषय वस्तु, कंटेंट्स, इसमें क्या हुआ, विषय वस्तु चैप्टर, इसमें अध्याय 29 जोड़े गए और धारा सेक्शन कितने 470 यानी कितने 470 धाराएं, और शेड्यूल्स कितनी है, अनुसूचियाँ इसमें कितनी थी 7 शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ 7। इसके अलावा कुल धारा, ये इस प्रकार का इसका विषय वस्तु थी, इसकी विषय वस्तु है। और इसके पहले जो अधिनियम था 2056 उस पर कुल धाराएँ थी 658 और 14 अनुसूचियाँ थी। तो इसमें इस प्रकार चेंजेस किया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है या प्रवर्तक, प्रमोटर। अब प्रवर्तक जो शब्द है, प्रमोटर है, उस शब्द को आपको पहले समझना पड़ेगा। प्रवर्तक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है तथा उसे चालू करने तथा उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। ये सामान्य परिभाषा है, सामान्य इसको अर्थ है। वैसे इसका आगे हम कंपनी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से अंदर किया गया है। प्रवर्तक कौन होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी दायित्व है, क्या इसके अधिकार है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रवर्तक को इस अधिनियम, कौन से कंपनी अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है और इसमें शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट विशेषता इसकी एक एकल व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ये भी इस अधिनियम में पहली बार जोड़ा गया है। पहले एकल कंपनी की स्थापना नहीं होती थी, लेकिन इसमें अधिनियम में जोड़ा गया है एकल व्यक्ति कंपनी। इस कंसेप्ट को, इसको दूसरा सिंपल शॉर्ट नाम क्या हो सकता है, इसका नाम है 1 पर्सन कंपनी, मतलब ओपीसी। इस कंसेप्ट को इस अधिनियम में जोड़ा गया है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक इस अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण कर सकता है। वैसे देखा जाए दुनिया के अनेक देशों में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को कई वर्षों से अपनाया जा रहा है। बहुत सारे चीन, आपके यूरोप के बहुत सारे देश है या अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे इस अवधारणा है उसको मान्यता पहले से ही प्राप्त है। लेकिन भारत में इस अधिनियम कंपनी अधिनियम 13 में इसको अपनाया गया है। अब छोटा सा एक इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें
एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है? एकल व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। ठीक है, इसका आगे से चैप्टर दे रखा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एकल व्यक्ति से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। फिर नेक्स्ट देर की उसकी विशेषता लघु संबंध अतः निष्क्रिय है। यहाँ पे निष्क्रिय कंपनी, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। निष्क्रिय कंपनी के उदाहरण, कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एसोसिएट एंड डोरमेट कंपनी। अब लघु तीन कंपनियों का इसमें जिक्र किया गया है, लघु, संबद्ध और निष्क्रिय कंपनी। अब निष्क्रिय कंपनी, उसको सही कर लीजिएगा आप, निष्क्रिय है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें लघु कंपनी का अर्थ, स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं उसको देखेंगे। फिर एसोसिएट कंपनी, संबंध कंपनी किसे कहते हैं, फिर आपके निष्क्रिय कंपनी। तो वैसे तो इसका जो चैप्टर आगे है कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन एक साधारण धारणा से साधारण जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। लघु कंपनी वह कंपनी होती है जो सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें ये बातें शामिल होगी, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं हो अतः निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। दो बातें हैं, पहला तो अंश पूंजी कितने 50 लाख से अधिक नहीं होगी, और दूसरा इसमें जो निर्धारित की गई राशि है उससे भी अधिक नहीं होगी। अब निर्धारित राशि क्या हो सकती है, 50, यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, अंतिम लाभ हानि लेखे के अनुसार इसका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। कितना? 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। फिर आती है एसोसिएट कंपनी, संबद्ध कंपनी, ऐसी कंपनी से है जिस पर किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु ये कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, सहायक कंपनी नहीं होती, लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो क्या करती है, इस वाली कंपनी पर अपनी महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। अन्य कंपनी महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाएगा जब कुल अंश पूंजी में कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती हो तथा अन्य व्यावसायिक निर्णय पर जो महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते हैं व्यावसायिक पर, उस पर अपना नियंत्रण रखती है। अब निष्क्रिय, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया वो, ये निष्क्रिय जो कंपनी है वो किसे कहते हैं, डोरमेट कंपनी, जिसको हम कह सकते हैं डोरमेट कंपनी। ऐसी कंपनी से जिसमें पिछले 2 वर्षों से पिछले वित्तीय 2 वर्षों में किसी प्रकार का व्यवसाय का संचालन नहीं किया गया अथवा कोई महत्वपूर्ण सौदा नहीं किया गया, वो को क्या होती है, डोरमेट कंपनी होती है। निष्क्रिय कंपनी होती है जो पिछले 2 वर्षों में जो वित्तीय वर्ष था उसका कोई किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालन नहीं किया है अथवा कोई महत्वपूर्ण सौदा नहीं किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चेंजेस इसमें ये किया गया है कि निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया। इम्पोर्टेंट बात यह है, कितने कर दिया गया, सदस्य पहले कितने होते थे 50, अब 50 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 200 कर दिया गया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है निर्गमीय सामाजिक दायित्वों की अवधारणा। ये भी क्वेश्चन आपके CSR, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है। CSR किसे कहते हैं, तो 2000 जो कंपनी अधिनियम बना है 13 में, इसमें इस बात को इस प्रोविज़न को शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की कम से कम 2% राशि निगमित सामाजिक दायित्व की एक्टिविटीज़ पर एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये राशि एक्सपेंस करने के लिए कंपनी के कार्य क्षेत्र के आसपास के इलाकों कोई भी प्राथमिकता दी जाएगी। इम्पोर्टेंट बात है इसमें, कितना प्रतिशत राशि खर्च करना पड़ेगा आपको एक्टिविटीज़ पर, सामाजिक दायित्व की एक्टिविटीज़ पर खर्च करना पड़ेगा, 2% करना पड़ेगा खर्च। और जो खर्च किया जाएगा वो क्षेत्र कौन सा होगा, कंपनी का जो आसपास का इलाका ही होगा। इम्पोर्टेंट बात। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। संचालन मंडल, इससे पहले प्रतिभूतियों के निजी आधार पर निर्गमन, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में इस बात को जोड़ा गया है। इस अधिनियम में निजी आधार पर भी प्रतिभूतियों का निर्गमन
की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक निर्माण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण के साथ साथ निजी आधार पर भी प्रस्ताव कर प्रतिरोधों के निर्माण पर की जा सके। पहले क्या होता था, सार्वजनिक निर्गमन होता था, लेकिन अब निजी आधार पर भी इसका निर्गमन इश्यू हो सकता है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा भी प्रतिनिधियों का निर्गमन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संचालन मंडल। नेक्स्ट इसकी विशेषता संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनियों का संचालन मंडल हमेशा ही बनता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अधिनियम 2013 जो कंपनी अधिनियम है उसमें क्या किया गया है, इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालन होना जरूरी है। सभी प्रकार की कंपनियों के लिए अधिकतम संचालकों की संख्या कितनी है, 15 है। 15 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके निवासी संचालन, रेजिडेंस डायरेक्टर। रेजिडेंस इस अधिनियम में पहली बार इसे जोड़ा गया है, पहला नहीं था ये, लेकिन 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसमें जोड़ा गया है कि कंपनी के संचालन मंडल में कम से कम एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। इम्पोर्टेंट बात है, कितने दिन, 182 दिन भारत में रहा है, उसको इस संचालन मंडल में शामिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 10वीं है महिलाएं संचालन, वुमेन डायरेक्टर। कंपनी अधिनियम 2013 में ये व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनियां जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि संचालन मंडल में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक किया गया है।